स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं रीट, पीएसआई और अन्य एग्जामों में पूछे जा सकने वाले भूगोल और इतिहास से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही हम देखेंगे इन क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिन्हें भी आपको नोट ज़रूर कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नील नदी का उद्गम किस झील से होता है? आपके पास है ऑप्शन विक्टोरिया झील, टीटीकाका झील, ग्रेट बैरियर झील या कैस्पियन सागर। तो आप याद रखिएगा, नील नदी जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है और स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में, तो इसका उद्गम स्थल है वो है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, इसी से निकलती है नील नदी और ये भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। और नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई भी आपको याद रखनी है। नील नदी की लंबाई है 6670 किलोमीटर। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वेज नहर भूमध्य सागर और किस सागर को जोड़ती है? तो स्वेज नहर ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगर हम बात करें स्वेज नहर की, तो स्वेज नहर कहाँ पर स्थित है? तो स्वेज नहर है मिस्र में और इसकी लंबाई है 193 किलोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है लंदन जो कि ब्रिटेन की राजधानी है और ये स्थित है टेम्स नदी में। अगर हम बात करें करंट अफेयर के फैक्ट की, तो आपको एक करंट अफेयर का फैक्ट याद रखना है कि हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प ने अपना वैश्विक मुख्यालय लंदन में स्थापित किया है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है बौद्ध धर्म में 4 प्रमुख संगीतियाँ हुई थी और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? आपके पास है ऑप्शन राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या कुंडलवन। तो आप याद रखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वैशाली में। वैशाली में इसका आयोजन हुआ था 383 ईसा पूर्व और उस समय शासन किसका था? तो कालाशोक का शासन था। इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है। अगर हम बात करें तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में और उस समय जो शासक था उसका नाम था अजात शत्रु। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में और उस समय शासन था कालाशोक का। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में और उस समय शासन था अशोक सम्राट का। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन में और उस समय शासन था कनिष्क का। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं और आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और आपको बताना है कि कालाशोक किस वंश से संबंधित था, यानी कि कालाशोक का शासन था ये किस वंश से संबंधित था। इसका क्वेश्चन आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को पराजित कर मगध साम्राज्य पर अधिकार किया था? ऑप्शन है महापद्मनंद, धननंद, सदानंद या शिशुनाग। तो आपको ध्यान देना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धननंद को पराजित किया था और मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की स्थापना की थी और ये स्थापना की गई थी नंद वंश के अंतिम शासक धननंद को पराजित करके। साथ ही आप याद रखिएगा कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश की स्थापना की थी महापद्मनंद ने और इस वंश का अंतिम शासक हुआ था धननंद और इसी को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के समय हुई थी? तो आपको याद रखना है कि गुप्त वंश का शासक हुआ था जिसका नाम था कुमारगुप्त और कुमारगुप्त के ही समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको याद रखना है। साथ ही अगर हम बात करें तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था स्कंदगुप्त। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी आपको याद रखना है। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इस वंश का अंतिम शासक हुआ था स्कंदगुप्त और इसी वंश के शासक कुमारगुप्त के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, किस शासक ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था? तो आपको याद रखना है 40 दासों का एक समूह होता था और इसका नाम था तुर्कान ए चहलगानी और इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान। तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश के द्वारा
तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया गया था। अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था इल्तुतमिश ने। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि इसी इल्तुतमिश ने सबसे पहले अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है। साथ ही आप एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है। तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसे कहा जाता है गुलामों का गुलाम, यानी कि ये कुतुबुद्दीन का ऐबक का गुलाम था, इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, किस शासक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि दौलताबाद को देवगिरी भी कहा जाता है। तो आपके पास ये ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या मोहम्मद शाह। तो आप याद रखिएगा कि अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने और उसका ये प्रयास विफल रहा था। साथ ही आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि 1333 में 1333 में 1333 में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था और यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और इसके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी जिसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है रहला। रहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी, जो कि तुगलक वंश के तीसरे शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, अमुक्तमाल्यद ग्रंथ के रचनाकार कौन थे। ऑप्शन है हरिहर, कृष्णदेव राय, सदाशिव राय या राणा कुंभा। तो आपको याद रखना है कि अमुक्तमाल्यद ये तेलुगु भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ था और इसके रचनाकार थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो कि भारत के एक महान राजा हुए थे, इनके द्वारा ही अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की गई थी। और ये ग्रंथ किस भाषा से था, तो तेलुगु भाषा से संबंधित था। बात करें कृष्णदेव राय की, तो कृष्णदेव राय का संबंध रहा है विजयनगर साम्राज्य से। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1336 में। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी दो भाइयों ने और इनका नाम था हरिहर और बुक्का। तो हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी और ये दोनों ही संगम वंश से संबंधित थे। लेकिन आपको याद रखना है कि कृष्णदेव राय जो कि 1509 में विजयनगर साम्राज्य के शासक बने थे, इनका संबंध था तुलुव वंश से। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको याद रखना है कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे, तो ये तुलुव वंश से संबंधित थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अंतिम और क्वेश्चन नंबर 10 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो आपको याद रखना है कि सन 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था और ये किसके मध्य हुआ था। तो आपको याद रखना है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के मध्य और इसी युद्ध को जीतकर अकबर ने दिल्ली पर अपना शासन स्थापित किया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है। तो ये हैं आज के टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इन क्वेश्चन को आपको याद ज़रूर करना है। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वैसे भी जो आज चैनल पर नए होने वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।